जस्ट अभी सी इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम हुआ कंप्लीट। सो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर में पहला 15 क्वेश्चन एमसीक्यू का था, 30 मार्क्स। फटाफट ये वीडियो में 15 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जरा देखना, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Batch costing is a variant of job costing. Job cost sheet may be used for estimating profit of job. Job costing cannot be used in conjunction with marginal costing. In cost plus contract, contractor runs the risk of incurring a loss. तो इसका आंसर रहेगा जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ जॉब। मेरा अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल? याद करना, हम लोग डिफरेंस पढ़े थे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का। मेरा कॉस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? मेरा इट एंड्स व्हेन टारगेट आर अचीव्ड, corrective function cost reduction, challenges standard cost reduction, related with future cost reduction, cost controls related खाली ये है, it ends when target are achieved. Which of the following budget recognize the difference between fixed, semi-fixed and variable and is designed to change in relation to change in level of activity? Obvious सवाल आंसर रहेगा flexible budget. Under NRV method of apportionment of joint cost to joint product, selling and distribution cost is reduced from sale value. याद करना, एनआरवी कैसे निकालते थे? एस्टिमेटेड सेल माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो आंसर आएगा डिडक्टेड फ्रॉम सेल वैल्यू। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट? इनमें से बजट का बेनिफिट कौन सा नहीं है? मोटिवेटेड मैनेजर रहेगा, इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन रहेगा, एनहांस कोऑर्डिनेशन फ्रॉम एक्टिविटी रहेगा। कौन सा बेनिफिट नहीं रहेगा? मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट के एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे मुझे कैलकुलेट करना था प्राइम कॉस्ट। यहां पे लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड और बाद में ऐड करेंगे टोटल प्रॉफिट। मुझे मिलेगा सेल वैल्यू जो दिया हुआ है, तो बैक कैलकुलेशन किए और प्राइम कॉस्ट निकाले, आंसर आएगा 2424। मेरा क्वेश्चन 7, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड लेजर? मेरा ओवरहेड लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरहेड लेजर में हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं? सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आंसर रहेगा कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। मेरा अगला, नवीन कंपनी पेज ₹8 पर यूनिट रॉयल्टी टू डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल। रॉयल्टी मेरा किस हेड में जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा ब्यूस्टल ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट करता है 2 ट्रक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। द 2 ट्रक्स ट्रैवल्ड अ टोटल ऑफ 25,000 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। एवरेज लोड वाज 3 टन्स पर जर्नी। हर एक जर्नी में 3 टन लेकर गया। इन टोटल दे मेड 20 जर्नी। टोटल कॉस्ट था 2,25,000। मुझे निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट पता है, डिवाइड किए किलोमीटर से और संग में डिवाइड किए ये क्या नाम है, टन से। मेरे को सीधा आंसर मिलेगा 3। कौन सा सेक्शन डील करता है विथ एडॉप्शन एंड एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सेक्शन 148। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा है? जॉली लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है स्टूडेंट लेवल फाउंटेन पेन और बेचता है हर एक पेन को 40 के रेट में। मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता है 22, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 40 माइनस 22 18। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 16,000 और कंपनी को प्रॉफिट कमाना है 20,000। मुझे निकालना है कितना यूनिट बेच रहा है। प्रॉफिट दिया है, सेल निकालना है, सेल दिया है, प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 36,000 बाय 18 ये आएगा 2,000 यूनिट। Which of the following would not be used to estimate standard direct material price? परचेज कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड प्राइस सेट करने में। फोरकास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइस इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं। मेरा अगस्त 2024 में 21 वर्किंग डेज काम किए, 8 आवर पर डे। कुल मिलाकर 20 वर्कर है और मेरा मशीन ब्रेकडाउन हो गया 480 आवर, जो जिस दौरान मेरा आइडल बैठा हुआ था। मुझे निकालना है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। तो 21 इंटू 8 इंटू 20 अगर निकालोगे ये आएगा 3360, माइनस कर देगा 480, आने वाला है 2880। ठीक, अब आगे वर्कफोर्स प्रोड्यूस 10,800 यूनिट और एक्सपेक्टेड टाइम था 15 मिनट। तो 10,000 इंटू 0.25 आवर, 10,000 इंटू 0.25 स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय कितना अवेलेबल है, ये मेरे को मिला एफिशिएंसी। अगला कैपेसिटी कितना यूज किए 2880 3360। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिल जाएगा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो जो आएगा 80.36।
द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड 9 आवर, 9 घंटा लगना चाहिए। बजटेड आइडल टाइम है 10% ऑफ टोटल आर पेड, विच इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल प्रोडक्ट। तो 9 आवर प्रोडक्टिव है। 10% आइडल टाइम के बाद यानी टोटल टाइम लगना चाहिए 10, 9 डिवाइडेड बाय 90% जो आएगा 10 आवर। स्टैंडर्ड लेबर और रेट दिया हुआ है 16 पर आवर, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना आएगा 10 इंटू 16, 160। लास्ट में इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस जैसे शब्द इनडायरेक्ट आया, कहां ट्रांसफर करेंगे? ओवरहेड, और किसको ट्रांसफर करना है? वेजेस। तो एंट्री होगा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। डन। सो ये था हमारा 15 एमसीक्यू। हम उम्मीद करता है जो लोग सिंगल ग्रुप दिए आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, और जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग का डिस्कशन यहाँ पे खत्म। फटाफट तैयारी करना हमारा अगला पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। वो कैसे प्रिपेयर करना है उसका ऑलरेडी मेरा पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो कल ऑलरेडी यूट्यूब में बनाकर डाला हुआ है। तो जो लोग का लास्ट एग्जाम है कल, ऑल द बेस्ट। जिनका ग्रुप 1 का खाली एग्जाम था, ग्रुप 1 होता है खत्म, अब फटाफट लगना ग्रुप 2 के तैयारी में।